कहानी कुर्सी की में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात होगी अब यदुवंशी वोटर्स की। गोवर्धन पूजा के मौके पर लालू प्रसाद यादव पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे। लालू यादव यहां अपने समर्थकों से मिले। लालू यादव अपने पुराने रंग में दिखाई दिए और मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी के लीडर और मोदी सरकार के मंत्री नित्यानंद राय पर सीधा निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। असल में लालू यादव का निशाना बीजेपी के उस गोवर्धन महोत्सव पर था जिसका आयोजन बीजेपी के यादव नेताओं ने किया था। लालू यादव ने कहा कि कुछ लोग यादवों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव एक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग। उनको कोई कुछ नहीं सोचता था। लालू यादव, अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता। जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, जहां जहां भाजपा का राज है वहां उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। आज देश में जो हालात है आपसे छिपा हुआ नहीं है। राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीति में गद्दे पर बैठने के लिए कृष्ण भगवान और धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी भारतवंशियों को हम रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उनको जो सता रही है शक्तियां, वो शक्ति का नाश करेंगे हम सब। तो सुना आपने, लालू यादव कह रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं, जो बीजेपी के साथ हैं वो कंस हैं और यदुवंशियों को तोड़ने की बात की जा रही है। समीर जी, लालू यादव एमवाई समीकरण के साथ जिंदगी भर आगे बढ़े, लेकिन अब जब यादव वोट में सेंध लग रही है तो उन्हें बिखराव नजर आता है। लेकिन ये वही यादव हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर जो जनगणना है उसमें 14% यादव वोटर्स रहे हैं और सिर्फ ये लालू यादव का ही डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी इस बात का डर है कि यादव वोट बैंक उनसे छिटक रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन में एमवाय समीकरण की राजनीति करी, मुसलमान वोट बैंक को और यादव वोट बैंक को साथ में लेकर राजनीति की, 15 साल सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बाद में जेल गए, बेल पे बाहर आए, अभी आज स्वास्थ्य लाभ के लिए वो बाहर है, लेकिन आप देखिए सारे रैलियों में वो जाते हैं, सारे बैठकों में वो जाते हैं। मुझे लग रहा है लालू प्रसाद यादव को ये बात बहुत बेहतर समझ में आ चुकी है कि यादव वोट बैंक, जिसे वो अपने घर का जेब का वोट बैंक समझते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पास चला जा रहा है और 2019 में भी गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यादव वोट बैंक सिर्फ उत्तर प्रदेश में और बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा वोट बैंक करने जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं पिछले 9 साल के अंदर, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ किया है। उन्होंने किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं किया, उन्होंने सभी जातियों के लिए और सभी धर्मों के लिए काम किया है। मुझे लग रहा है यही डर लालू प्रसाद यादव को सता रहा है और यही डर अखिलेश यादव को सता रहा है। लालू यादव इसी कारण परेशान है कि बिहार के यादव कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ न चले जाए। लेकिन लालू को यह ध्यान रखना चाहिए कि भले ही नीतीश और वो मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें जाना होगा, लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आरती टिक्कू जी, जब जातीय जनगणना करवाते हैं तो कहते हैं सामाजिक सरोकार है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन क्या अगर आप किसी जाति में, तो आपको पार्टी चुनने का अधिकार नहीं, एक ही पार्टी के दुधारू गाय के तौर पे काम करेंगे आप? देखिए लालू जी, और जैसे इन्होंने बताया, बहुत विस्तार से बताया कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति कास्ट को लेके, जाति को लेके है, वो तो समाजवादी पार्टी और लालू जी ये तो इसमें माहिर है। इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर्स यही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से बनाए हैं। लेकिन
पिछले 10 साल से जो भारत में हो रहा है, एक हिंदुत्व की जो कॉन्शियसनेस है, एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, और वो पूरे कास्ट जो इन लोगों ने कास्ट सेग्रीगेशन किया था, जातिवाद जो किया था, उसको तोड़ रहा है। हमने वो रिजल्ट यूपी में देखा कि सारा जो हिंदू कंसोलिडेट हो गया, अलग अलग जातियों के दलित भी आए, यादव भी आए, ब्राह्मण भी आए, राजपूत भी आए, और वो सब इकट्ठा होके योगी जी को जिताया। वही कैलकुलेशन से, वही कैलकुलस से बाकी स्टेट्स में भी वो पॉसिबिलिटी है, और इससे इनको बहुत डर भी लगता है, और वापस इसीलिए वे जातिवाद पे जाना चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक को तोड़े, मुस्लिम अपीजमेंट करे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, इसकी वजह से ही ये पावर में आया। लेकिन इनको ये गलतफहमी है कि ये वापस दोबारा हो सकता है। भारत जो है पिछले 10 साल में बदल गया है। आज का जो हिंदू है वो अपने आप को जाति में उस तरह से नहीं देखता जितना वो आज से 10 साल पहले देख रहा था। क्या ये जाति और धर्म वाली जो आप बात कर रहे हैं, क्या बिहार में बदलाव है अभी भी? बिहार में तो अभी भी धर्म से पहले जात है। बिल्कुल, बिहार के अंदर जाति राजनीति एक बहुत महत्व रखती है, और इसी कारण लालू प्रसाद यादव इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी जाति और धर्म की राजनीति करते रहे और सत्ता में बने रहे और सत्ता में बने हुए। लेकिन लालू प्रसाद यादव की अगर आप बात करोगे यादव की, तो उनका यादववाद कहाँ से शुरू होता है? लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रसाद यादव, उनकी बेटी मिसा यादव भारती, यहीं तक इनका है। किसी और यादव को सपोर्ट नहीं करना है, इन्हीं यादव में सत्ता बंटना है। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, फिर उनके दोनों चाचा जो है राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, उनके बच्चे धर्मेंद्र यादव। तो मुझे लग रहा है ये परिवारवाद का जो यादववाद इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में और सब जगह बना के रखा है। जनता और यादव वोट बैंक भी इस बात को समझता है कि इन्होंने समाज के लिए, यादव के लिए बहुत कुछ नहीं किया। अगर लालू यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे थे, अगर चाहते तो जिसकी राजनीति वो करते रहे, मुझे लग रहा है वो आज पिछड़ा और गरीब नहीं रहता। आप देखिए कितना यादव गरीब उसमें निकला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यादव वोट बैंक भी ये बात समझता है कि लालू के साथ रहकर हमने अपना कुछ भला नहीं किया है। इस कारण अब आने वाले समय में यादव वोट बैंक, जिस हिसाब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चला गया था, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने जा रहा है। और अब देखिए अभी यादव मिलान किया था बिहार के अंदर नित्यानंद राय ने, तो नित्यानंद राय ने तो लालू प्रसाद को चुनौती दे दी है कि आप आ जाइए उजियापुर से, आपके बेटे को मेरे खिलाफ लड़वा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट 2024 में बिहार में होगा, जहां तय होगा कि जाति के आधार पर बनने वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा कामयाब हैं या धर्म के आधार पर, या फिर जिसकी बात मोदी करते हैं विकास के आधार पर, योजनाओं के आधार पर बनने वाले कॉम्बिनेशन। अब बात केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी नरेश कुमार को हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की है। केजरीवाल ने सिफारिश अपने मंत्री आतिशी की रिपोर्ट मिलने के बाद की है। दरअसल नरेश कुमार दिल्ली में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवादों में घिर गए हैं। आरोप उनके बेटे को लेकर जुड़ी कंपनी से है। सवाल द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर उठा है। इस जमीन के अधिग्रहण की कीमत 2 साल में 41 करोड़ 52 लाख रुपए से बढ़कर 353 करोड़ पहुंच गई। यह जमीन 2 लोगों की थी। कहा जा रहा है कि इनमें से एक शख्स के दामाद की कंपनी में नरेश कुमार के बेटे डायरेक्टर हैं। केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री आतिशी को पूरे मामले की जांच करने को कहा था। आतिशी ने रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी। इसके बाद केजरीवाल और मुख्य सचिव के बीच नई तनातनी देखने को मिल रही है। तो यह जमीन घोटाला है, यह आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। आरती जी, दिल्ली में जमीन डीडीए का विषय है, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप सिर्फ सीधा इतना है या इसमें भी कोई राजनीतिक पेच? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पेच तो होंगे ही, क्योंकि लगातार केजरीवाल जी जो है कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। इतने केसेस लगे, इनके अपने मंत्री जो है जेल में है। केजरीवाल पे भी एक संभावना थी कि वो भी जेल जाएंगे। तो इस सारे सिनेरियो में वो भी अपने लोगों को काम पे लगाएंगे कि जो उनके विरोध में खड़े हैं, उनके खिलाफ जो खड़े हैं, उनके भी कागज निकालेंगे। तो ये राजनीति तो चल रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये तीनों का जो इतना बड़ा झगड़ा दिल्ली में है, इस मैं हैरान नहीं हूं कि
दूसरी तरफ से भी लोग जेल जाएंगे। ये लगातार ये बना ही रहेगा, ये द्वंद्व चलता रहेगा। बता दे कि रिटायर होने वाले हैं। देखिए, ये मामले बहुत गंभीर मामला है, उसकी जांच होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है नरेश कुमार और जो डिविजनल कमिश्नर है अश्विनी कुमार, दोनों की जांच होना चाहिए। ये जो पूरा मामला 19 एकड़ जमीन का मामला है, यह जब गडकरी के विभाग के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का जब अधिग्रहण किया गया था 2018 के अंदर, तब इसके मुआवजे की राशि 41 और 42 करोड़ रुपए तय की गई थी। उसके बाद मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए जो जमीन के मालिक थे वो कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट में जमीन की राशि का मुआवजा बढ़ा नहीं। उसके बाद नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। नरेश कुमार के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद 40 दिन के अंदर वहां पर मनीष कुमार को डीएम बनाते हैं। डीएम बनने के बाद मनीष कुमार उस लैंड को जिसका मुआवजा 42 करोड़ मिलना था, उसका मुआवजा की राशि 342 करोड़ कर देते हैं। तो ये ऐसी क्या मजबूरी थी डीएम की कि वो 42 करोड़ को सीधे 342 करोड़ रुपए कर दे। और उसमें यह कहा जा रहा है कि नरेश कुमार का जो बेटा है चौहान, करण चौहान, वह उस कंपनी में काम करता है जिस कंपनी की जमीन थी, और जिस मुआवजा की राशि से जिस व्यक्ति को लाभ होने वाला है, जिस कंपनी को लाभ होने वाला है, उस कंपनी में नरेश अरोड़ा काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीधे सीधे लाभ से जुड़ता हुआ मामला है। इसकी जांच जरूर होना चाहिए, एलजी ने जांच करवाना चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा कि, और जांच कब हुई। विजिलेंस तो आतिशी के पास है, जांच तब हुई जब नितिन गडकरी इस मामले को लेकर कोर्ट में मतलब गए जांच करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये मामला एनएचएआई में आया था, एनएचएआई ने भी इसकी शिकायत की। एनएचएआई ने इसकी शिकायत की कि 42 करोड़ मुआवजा जो तय हो गया था, उसको 382 करोड़ रुपया मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा। जब वो कोर्ट में गए तो मुझे लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी पर इस बात का दबाव पड़ा और फिर उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत बड़ा एक करप्शन का मामला है। सरकार को इसको गंभीरता से जांच करवाना चाहिए कि 42 करोड़ का जो मुआवजा था वो 382 करोड़ तक किस आधार पर गया है। जांच होगी तो मुझे लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक फैक्ट ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस महीने रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है, वो नहीं चाहते कि वो एक्सटेंशन किसी भी तरीके से आगे बढ़े। ये वही चीफ सेक्रेटरी है जिन्होंने शराब लिकर पॉलिसी के खिलाफ, वो तब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एलजी को लिख के दिया था नरेश कुमार ने कि इस लिकर पॉलिसी के अंदर करप्शन हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। और एलजी ने इस नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी के चिट्ठी के आधार पर ही सीबीआई जांच रिकमेंड की थी। तो ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं समीर जी कि किस तरीके से जिसने शराब घोटाले के पेज खोले या कहें कि शराब घोटाले को उजागर किया, उसी अधिकारी के खिलाफ ही आरोप लगाए जा रहे हैं। आरती जी, ये भ्रष्टाचार वाली जो लड़ाई है, ये मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार, ये एलजी का अपॉइंटेड अधिकारी, ये हमारे अपॉइंटेड नहीं है इसलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तेरा मेरा में बटके रह गया क्या? देखिए, अल्टीमेटली मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें कोई भी किसी को भी बख्श नहीं सकते हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी रीजनल पार्टी लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है करप्शन करती है। आप किसी भी आम आदमी से पूछिए। इनफैक्ट जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट खड़ा हुआ था, जब केजरीवाल एक एक्टिविस्ट थे, तो वो इसीलिए खड़ा हुआ था क्योंकि पूरा देश जो है इससे करप्शन से परेशान था। और आज की डेट में भी ये लोगों को मालूम है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट फिजल आउट होने के बाद आम आदमी पार्टी जब बनी, लोगों को बड़ा लग रहा था कि ये पहली एक एंटी करप्शन पार्टी होगी, लेकिन उसके बाद सब लोगों का भ्रम टूट गया कि ये भी एक जैसी बाकी पार्टियां हैं वैसी ही आम आदमी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो फंडामेंटल रूट कॉज है करप्शन का, वो भारत में कोई एड्रेस कर रहा है। पॉलिटिकल फंडिंग की बात हो, जिस तरह से फंडिंग रेज होती है, इलेक्शंस की जो फंडिंग होती है, उस पर भी कोई रिफॉर्म नहीं आया आज तक। इतना करोड़ों का पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट्स में कमीशन में जाता है, उस पे एक बहुत गंभीर तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सवाल नहीं उठाती। कैसे 43 करोड़ का मुआवजा 343 करोड़ का हो गया। अब इसकी जांच को लेकर सिफारिश की गई है, उम्मीद करते हैं कि जांच होगी। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे वी.वाई. विजेंद्र ने आज कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। विजेंद्र ने बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में कामकाज संभाला और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता तो थे ही, खुद येदियुरप्पा भी मौजूद थे। विजेंद्र इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने अपने पिता येदियुरप्पा की सीट शिकारीपुरा से चुनाव जीता है और अब उन्हें राज्य की बीजेपी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
तो सर, लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा आते हैं, उनके बेटे को पहली बार विधायक बनते ही ये कुर्सी सौंप दी गई है। क्या लग रहा है कि लिंगायत का जो वोट बैंक कर्नाटक चुनाव में खिसका नजर आया, उसका असर है कि वापस येदियुरप्पा की शरण में बीजेपी को जाना पड़ा है? बिल्कुल, सिर्फ विधायक बनने के कारण उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया ना। येदियुरप्पा के बेटे लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारतीय संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि येदियुरप्पा, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, सर्वोच्च बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके मेंबर येदियुरप्पा है और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में जनरली ऐसा होता नहीं, और ये पहला वाकया है कि किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के काफी खिलाफ है, मुझे लग रहा है ये उसके लिए भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि आपने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड, और जो येदियुरप्पा कर्नाटका से आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहां अभी भी चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख थे, उनके बेटे को आपने वहां अध्यक्ष बनाया। लिंगायत वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़े नेता उसके येदियुरप्पा ही रहे कर्नाटका के अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि लिंगायतों ने सिर्फ येदियुरप्पा के कारण ही बीजेपी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी काम करता है। अगर सिर्फ लिंगायत वोट भारतीय येदियुरप्पा के कहने पर दे देते तो मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन जाना चाहिए था। लेकिन नुकसान तो इसी बात में हुआ ना सर, येदियुरप्पा को साइड कर दिया था, नाराजगी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया था, नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने सबसे सर्वोच्च बॉडी में येदियुरप्पा को लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से बचना चाहिए था। या तो येदियुरप्पा से पहले इस्तीफा ले लेते, उसके बाद उनके बेटे को वहां अध्यक्ष बना देते। लेकिन अब यह बात तय है कि अगर उनके बेटे अध्यक्ष बन गए हैं तो आने वाले दिनों में येदियुरप्पा पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर होंगे, ये तय है। ये तय है। आरती जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में परिवारवाद की बात करते हैं, तो आखिर वो कर्नाटक में कौन सी मजबूरी रही कि येदियुरप्पा, जिनको इन्होंने चुनाव से पहले किनारे लगाया था, कहा का वरिष्ठ हो गए हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उन्हीं को बेटे को बुलाकर अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि उनके पिताजी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन रहा? देखिए, कर्नाटका में जब उन्होंने येदियुरप्पा को हटाया तो कई लोग ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इनसे उनको बहुत नुकसान होगा, और हुआ भी। चुनाव हुए। इसके बावजूद कि आपको याद होगा, बीजेपी ने अनाउंस किया इलेक्शन से पहले कि वो लिंगायत्स को जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, मुस्लिम रिजर्वेशन हटा के वो लिंगायत को देने की बात की। हाँ, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ा जमीन पे। वही बात है जो आप कह रहे थे पहले कि क्या ये जो स्कीम्स आप चुनाव के टाइम पे अनाउंस करते, क्या उनका असर होता है? तो चुनाव में लोग जो वोट करने गए, उनको मालूम था कि ये इलेक्शन को देख के हो रहा है। लेकिन कर्नाटका में जिस तरह से गवर्नेंस, येदियुरप्पा जी पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम थे, कई सारे इश्यूज थे, लेकिन येदियुरप्पा जी के बाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सराही गई। इतने करप्शन चार्जेस उसके बाद भी थे, और एडमिनिस्ट्रेशन, आपको याद हो, बैंगलोर सिटी में बाढ़ आ गई। मतलब बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो था, उसकी वजह से लोग बहुत नाराज थे। तो ये इन्होंने सही कहा कि सिर्फ लिंगायत्स को एड्रेस करके उन येदियुरप्पा जी के बेटे को अध्यक्ष बना के वोट नहीं आएगा। वोट बाकी इश्यूज को एड्रेस सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये, हाँ, परिवारवाद का अगर कहीं ये ट्रेडिशन को ये एनकरेज करे तो इससे नुकसान हो सकता है। एक यानी बीजेपी के नैरेटिव पर फर्क पड़ेगा, जो अक्सर इस नैरेटिव को लेकर आज तक आगे बढ़े कि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी है। समीर जी, आरती जी, आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।